इससे पूर्व के वीडियो में मैंने कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से यह दंतुरित मुस्कान कविता जो कि नागार्जुन लिखित है, उसके पहले और दूसरे अंतरे को आप लोगों को समझाया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और एक बार दोबारा पुनरावृत्ति कर लूँ मैं कि लेखक जो है, कवि जो है, वो बहुत दिन के बाद आया है। जब शिशु गर्भ में ही था तभी वो प्रवासी हो गया, यानी बाहर चला गया घूमने, और जब वो वापस आया है तो उसका बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया है और उसके मुख में दांत निकल आए हैं, और उस दांत के कारण उसकी मुस्कान जो है वो बड़ी ही मोहक हो गई है। और कवि जो है इस आकर्षण से अपने आप को बंधा हुआ पाता है और फिर वो अपनी पत्नी का, बच्चे की माता का धन्यवाद ज्ञापन करता है। बच्चे के आने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता है। और कवि कहता है कि तुम्हारी जो मुस्कान है, मैं बहुत दिन तक बाहर रहा तो मैंने तुम्हारी मुस्कान को पहले नहीं देखा, आज मैं देख रहा हूँ तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ये प्रसन्नता कैसी है कि कवि को ऐसा लग रहा है मानो कमल तालाब में खिलना छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया है। कवि को लगता है कि बच्चा जो है वो उस कमल के समान है जो तालाब में खिलना छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल गया है, और वो अपलक कवि को देखे जा रहा है। तो कवि कहता है कि तुम थक गए होगे। भाव यह है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है पर वह बहुत भोला भाला और सुंदर है। अब कवि आगे कहता है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कोई बात नहीं, हम परिचित पहले बार न हो सके, कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अब यहाँ कवि बच्चे की माता का, अपनी पत्नी का धन्यवाद करता है कि माता एक माध्यम है। माता ही शिशु का परिचय संसार से कराती है। माता के साथ के संबंध को शिशु और माता स्वयं समझते हैं, शिशु को समझाना नहीं पड़ता। लेकिन माता शिशु का संबंध संसार और समाज, परिवार सबके साथ स्थापित करती है। इसीलिए माता को प्रथम पाठशाला भी कहा गया है। तो माता के लिए कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ नहीं होती और हम दोनों के बीच में मीडियम, माध्यम न बनी होती तो मैं तुम्हारी सुंदर मुस्कान न देख पाता और ना ही तुम्हें जान पाता। माता बहुत कष्ट सहकर शिशु को जन्म देती है। उसके पालन पोषण में माता की जितनी भागीदारी होती है पिता की भी होती है, लेकिन बाल्यावस्था में अधिक भागीदारी माता की ही होती है। तो कवि कहता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो सदैव बाहर रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए मेहमान की तरह हूँ, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहा, तो मैं तुम्हारे लिए अनजाना सा हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, इस अतिथि को प्रिय, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। कवि कहता है कि मैं तो एक मेहमान की तरह हूँ, मेरे साथ तुम्हारा क्या संबंध रहा है, लेकिन तुम्हारी माँ जो है, तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है, लालन पालन किया है। तुम्हारी माँ ने बहुत ही आत्मीयता से तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हें प्यार देती रही है, और तुम्हारा वही जो पंचामृत से पालन पोषण करती रहती है। रक्त से सींचती है माता शिशु को। अब कवि कहता है कि देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार। अब देखो, एक आंख को दबाकर एक आंख से खुली देखना, तात्पर्य यह कि सामने वाले को देख भी रहे हैं और उसे पता भी न चले कि हम उसे देख रहे हैं। तो कवि कहता है कि तुम्हारा इस प्रकार देखना जो है, तुम मुझे देखकर हैरान हो, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें चार हो जाती हैं, हमारी दृष्टि मिल जाती है, तो मुझे तुम्हारे मुंह से तुम्हारे चमकते हुए सुंदर दांत जो हैं वो दिखाई देते हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और ये तुम्हारे सुंदर चमकते हुए जो दांत हैं और युक्त जो तुम्हारी मुस्कान है वो मुझे बड़ी प्रिय लगती है। सच ही मुझे तुम्हारी दूधिया दांतों से सजी मुस्कान जो है वो बड़ी अच्छी लगती है, और यह मुस्कान जो है मुझे बड़ी प्रसन्नता प्रदान करती है। तो कवि यहाँ ये बात करता है कि बच्चा जो है वो माँ के सहयोग से ही पिता के करीब आता है,
और बच्चे को देखकर बच्चा जब उसके मुख में दांत आते हैं तो उसकी मुस्कान और भी मनोहर हो जाती है। और ये कवि जो है, कवि को ये लग रहा है।